ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एडवांस के क्वेश्चन। तो उन एडवांस के क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 बदल बदल के काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 को कॉपी कर लीजिएगा और हम इसको इतनी ही प्लेस में कर देंगे जितनी ये जगह है। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आपको जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू समझ में आती है, तो वहां पे आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आप सब लोग जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। वंस अगेन मैं एक बार बता देता हूं आपको। आप इस तरह से लिखते हैं कि mod of z1 plus z2 लेस देन इज इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2। और यहाँ अगर माइनस साइन आ जाता है तो ये हो जाता है mod of z1 माइनस mod of z2 का होल मोड। ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको यूज करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को और भी जल्दी करने का तरीका क्या होता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके इन क्वेश्चंस को और भी जल्दी किया जा सकता है। करेंगे कैसे, वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर अगर लिखा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को जिसका सेंटर है z नॉट और रेडियस है r। लेकिन आपके पास जो यहाँ पे रिलेशन गिवन है वो है z माइनस 3 माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। ऐसा कुछ रिलेशन आपके पास गिवन है। अब जब आप इस रिलेशन को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि सर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं z माइनस 3 प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2 या इक्वल टू 2। अगर ये इक्वल टू 2 होता तो ये सर्कल की सरकमफेरेंस पे जेड लाई करता, लेकिन ये लेस भी है तो उसका मतलब सरकमफेरेंस में भी है और सर्कल के अंदर भी जेड है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है कि mod ऑफ z माइनस 3i माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, ये इसमें z आपको कहाँ कहाँ नजर आएगा? इक्वल टू 2 है तो सर्कल की सरकमफेरेंस पे, लेस है तो सरकमफेरेंस के अंदर। तो बच्चों, इतना तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझते ही हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक बार में बना के खत्म कर देते हैं। तो आप लोग सब रेडी रहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, यानी सर्कल को पहले रिप्रेजेंट करिए। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो है 3,2। तो इसका मतलब है x में 3 चलेंगे और y में 2 चलेंगे, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा 3,2। और इस 3,2 को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए आप एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को आप क्या करेंगे, टच कराएंगे एक्स एक्सिस पे। क्यों टच कराएंगे? क्योंकि इसकी रेडियस भी क्या है, इसकी रेडियस 2 यूनिट्स। भाई z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर में जो इसकी रेडियस है वो 2 यूनिट है, इसलिए ये क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच भी करेगा। अब आप समझ गए कि z कहां पर है, मेरे ख्याल से समझ गए आप z कहां पर है। तो z बेटा यहाँ पर सर्कमफेरेंस में लाई कर, एज वेल एज आपका जो z है वो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस के अंदर भी है, तो ये सारे z भी है। तो आप समझ रहे हैं कि आपने ये लोकस किस तरह से डिफाइन किया, जो आपके पास गिवन है वो आपने डिफाइन कर लिया। और अगर ग्रेटर और इक्वल टू आर होता तो ये जितने भी हमने डॉट्स बनाए हैं ये सर्कल की सरकमफेरेंस पे होता है और इसके बाहर होता। अब बच्चों, यहाँ मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। किसकी पूछी जा रही है जरा आप उसको देखिए ध्यान से। ये है 2z माइनस 6 प्लस 5i। तो बच्चों, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस को ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से करके सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको फॉर्म में लिखिए, जैसे z माइनस जेड नॉट, z1 माइनस जेड2 के फॉर्म में लिखिए। तो जब आप फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसके अंदर पहले 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा z माइनस 3 प्लस 5/2i। ये बात आपको समझ में आई? 2 का मॉड बच्चों 2 हो जाएगा और मॉड के अंदर आएगा z माइनस 3 माइनस 5/2i। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।
तो बच्चों सबसे पहले जो इतना पार्ट है ये आप समझिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रेजेंट कर रहा है z की 3,-5/2 से डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो आपको तो z पहले से ही पता है कि z कहां पर है। अब एक काम कर लीजिए, आप 3,-5/2 को इंडिकेट कर लीजिए। तो 3,-5/2 यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 3,-5/2 मतलब -2.5। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब बच्चों इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस चाहिए z से, लेकिन मिनिमम चाहिए। तो तुम कहोगे सर z तो यहां तक है क्योंकि वो x एक्सिस को टच कर रहा है। तो सर अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो सर मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगी जो अभी आपने इंडिकेट की है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 5/2। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी जाए 3,-5/2 की, तब आप z को सबसे ऊपर लोगे, ये वाली डिस्टेंस, और ये बन जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी आप उसमें क्या करेंगे, +4 ऐड कर देंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस z की पूछी जाएगी अगर 3,-5/2 से, तो वो होगी 5/2 + 4, और अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाएगी तो वो होगी ओनली 5/2। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 5/2। ठीक है, अब आपको ये मिनिमम डिस्टेंस तो क्लियर हो गई है। अब मिनिमम डिस्टेंस अगर क्लियर हो गई है तो आप यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस इस एक्सप्रेशन की पुट कर दीजिए। तो वो क्या है, 2 इंटू, और बाहर आ गया डिस्टेंस 5/2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से काफी जल्दी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था 2011 में, क्या मतलब इसको चेंज करके काफी बार ऐसे बदल बदल के क्वेश्चंस पूछे गए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग करेंगे बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, उसको किस तरह से करना है अब आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए, कुछ ऐसी फीलिंग हमें क्रिएट हुई, मैंने इसका आंसर 3 लिख दिया, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स किए, मेरे को ऐसा लगा इसका आंसर 3 होना चाहिए। अब कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 को जरा ध्यान से पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। उसमें ओमेगा को डिफाइन किया गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वही है जो आप पहले से जानते हैं। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक्स वाई जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी वैल्यू 0 नहीं है। तो आपसे एक रिलेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले जिस रिलेशन की वैल्यू पूछी जा रही है उसको देख करके लगता है कि एक बार हम x + y + z करके देखें। तो x + y + z करते हैं तो बच्चों वो 3a आ जाता है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता। अब हमारे पास आता है कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे जो एडवांस के क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आपको मॉड ऑफ z1 + z2 + z3 का होल स्क्वायर सिखाया था। मेरे ख्याल से आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा कि मॉड ऑफ z1 + z2 + z3 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी सभी को पता है। तो वो क्या होगी, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, मॉड ऑफ z3 स्क्वायर, प्लस आपको याद आ गया होगा z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 प्लस z2 z3 बार प्लस z2 बार z3 प्लस z3 z1 बार z3 बार z1। ये होती है बच्चों आइडेंटिटी। अब बच्चों अगर आपको पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देना है तो आपको सबसे पहले मॉड एक्स चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए। तो पहले आप मॉड एक्स लिखोगे तो दोनों तरफ मॉड आ जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर निकालोगे। तो क्या आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि आपको z1 z2 z3 की जगह यहाँ पे क्या प्लेस करना पड़ेगा, a b और c। और बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि a b c आपके रियल नंबर नहीं है, a b c भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए उनपे भी बार लग जाएगी, ये आपको ध्यान देना। तो तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर तुम बता सकती हो? नहीं। तो a + b + c के मॉडुलस का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। अब आप डायरेक्टली लिख लीजिए, मॉड a स्क्वायर, मॉड b स्क्वायर, मॉड c स्क्वायर, a बार b, a b बार, b बार c, b c बार, c बार a, c a बार। ठीक। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें
ये भी तो चाहिए मॉड वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया बच्चों मॉड वाई स्क्वायर। जिसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चों, चलो ध्यान से देखिएगा। मॉड ए स्क्वायर, अब बच्चों बी ओमेगा पे मॉड आएगा। जब बी ओमेगा पे मॉड आएगा तो बी पे मॉड आएगा और ओमेगा पे भी मॉड आएगा। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों का मॉडुलस 1 होता है। तो ये सिर्फ आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? उसी तरीके से बच्चों सी ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर। उसके बाद आपको बच्चों पता होना चाहिए कि अगर हम ओमेगा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ओमेगा हो जाता है। तो आपको लिखते समय यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लिखेंगे ए बार बी ओमेगा, फिर आप लिखेंगे ए बी बार ओमेगा बार, और ओमेगा बार को आप लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए, फिर आप लिखेंगे बी ओमेगा सी बार ओमेगा स्क्वायर बार विच इज ओमेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। मैंने क्या लिखा, ध्यान देते रहिएगा। अब मैं लिखूंगा सी ओमेगा स्क्वायर बी बार ओमेगा बार यानी कि ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ए बार प्लस सी बार ओमेगा स्क्वायर बार दैट मींस ओमेगा इनटू ए। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। उसी तरह से बच्चों आपको सिमिलरली करके इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मॉड, उसका भी स्क्वायर आप लिखेंगे। तो बच्चों उसके भी स्क्वायर में आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर। अब बच्चों जब इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये ए बार बी है, इसके साथ क्या है 1 है। यहाँ पे देखो बच्चों ए बार बी है, इसके साथ क्या है ओमेगा। यहाँ पे भी बच्चों ए बार बी होगा लेकिन उसके साथ ओमेगा स्क्वायर जब आप सम करेंगे। तो ए बार बी के अंदर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है। तो अंदर क्या आ जाएगा, ए बार बी के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। उसी तरह से बच्चों ए बी बार आप लेंगे तो उसके अंदर आएगा फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों ये जितने भी टर्म्स हैं उन सब के अंदर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, तो आएगी 3 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होते ही आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आएगा 3। तो बच्चों इसका आंसर है 3। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने PYQ क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। तो बच्चों इस तरह से ही क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी मूव करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी करते हैं। तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे ध्यान से बैठना है और क्वेश्चंस को समझना है। तो आप लोग होपफुली सब रेडी हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए। रेडी है, स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब क्वेश्चन फर्दर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 36, इसको स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या करना है। पहले चेक करिए 36 हमने कराया तो नहीं है, नहीं कराया। तो 36 क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट ओमेगा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहां पर लिखा गया है कि एबीसी रियल नंबर है, इक्वल भी नहीं है, डिस्टिंक्ट है। कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। अब बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो आपको याद आना चाहिए कि आपने एक्सरसाइज में ऑलरेडी पहले से ही प्रूफ कर रखा था कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर या ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का जो मॉड होता है, अगर यहाँ पे आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये बच्चों आप लर्न कर लीजिए कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे फिर उसका मॉडुलस लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जनरेट होकर आता है। और बच्चों आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं, ये दोनों है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है लेकिन एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। भाई एबीसी तो लेना देना है नहीं क्योंकि एबीसी तो रियल है, हमें लेना देना किससे होगा, ओमेगा से। तो हम जब इसका बार लेंगे नहीं कॉन्जुगेट लेंगे तो ए पर बार तो लगेगा नहीं क्योंकि वो तो रियल है। फिर बी पे बार नहीं लगेगा, ओमेगा पे बार लगेगा तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सी पे बार लगेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर पे बार लगेगा तो ओमेगा हो जाएगा। तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना क्या है, उस एक्सप्रेशन की तरफ टारगेट करिए। उसको देख करके आपको लग रहा होगा कि सर सबसे पहले हम कह देते हैं कि मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अल्फा बार। यही तो समझ में आ रहा है? भाई नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी समझाया ना कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो आप क्या कर लो, लेट कर लो a प्लस बी ओमेगा, आप लेट कर लो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। क्या लेट कर लो, अल्फा लेट कर लो। अब ये अल्फा है तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, अल्फा की पावर 2015 इज इक्वल टू अल्फा बार, ये तो बनेगा। लेकिन आपको लेना देना किससे है, मॉडुलस ले लीजिए दोनों तरफ। तो जब मॉडुलस लोगे तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिखाई है कि z, ये प्रॉपर्टी होती है मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो हो जाएगा अल्फा की पावर 2015 इज इक्वल टू, ये भी मैंने आपको बताया कि z बार का मॉडुलस इटसेल्फ मॉड z के इक्वल होता है। तो अल्फा बार का मॉडुलस हम अल्फा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा पावर 2014 इज इक्वल टू 1। भाई मॉड अल्फा 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, मॉड अल्फा 2015, एक एक कैंसिल हो जाएगा, 2014 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मॉड अल्फा कितना आ गया, 1 आ गया। भाई मॉड अल्फा क्या हो गया, 1 तो हो गया ना। अब मॉड अल्फा अगर 1 है तो अल्फा क्या है, अल्फा है आपका a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 1, यही तो है। और बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, ये है ऊपर एक्सप्रेशन की वैल्यू। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप जैसे ही लिखेंगे तो आपसे जो पूछा गया है वही जनरेट हो जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 1। समझ में आ गया सबको, आगे समझ में? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया था, कर लिया था ना वाला क्वेश्चन, ओके। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हो चुका है, ठीक है, ओके। सर नहीं हुआ था, निकल नहीं रहा था शायद। ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा कर लेते हैं। 100% नहीं हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं यहीं बगल में, क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व कर रखा है, तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो इसके नीचे वाला बच्चों हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 वगैरह सब गिवन है। बच्चों आपके पास एक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को तो आपने सिंप्लीफाई कर ही लिया था, तो ये क्या आया था, ये आया था फाइनली 58, ये आया था ना 58। तो क्या ये 2 टाइम्स नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आएगा एक्सप्रेशन बच्चों फाइनली 58 माइनस, यहां से क्या आएगा z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, ये लिखेंगे। वो तो 2 तो रियल पार्ट वाला होता है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे बच्चों। आगे देखिए, जब पूरा आप एक्सपेंड कर लेंगे तो मॉड z1 मॉड z2 मॉड z2 इन सब की वैल्यू डाल दीजिएगा स्क्वायर वगैरह करके, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। फिर आगे क्या आएगा,
फिर आगे आएगा Z2 Z3 बार प्लस Z2 बार Z3, फिर आएगा Z3 Z1 बार, फिर आएगा Z3 बार Z1, ऐसा है। ठीक है, बार 2 नहीं होगा। अब बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि कभी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाती है तो आप कोई ना कोई इनइक्वालिटी जब तक कंसिडर नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन होगा नहीं। तो आप क्या इस तरह के एक्सप्रेशन जानते हो? क्या कहीं पे वो आ सकते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन? ओके सर, अभी जानते हैं, आपने बताया भी। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर। तो बच्चों वो हुआ कितना, जरा बता दीजिएगा। 16 और 9 25, 25 और 4 29, यही वैल्यू होगी ना? एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वैल्यू होगी 29। तो हम इसको लिख देते हैं मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 29 प्लस बच्चों वो बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा जो आपने ऊपर लिखा होगा, जिसके अंदर होगा Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, इस तरह से। क्या आप समझ पाए? तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा बच्चों? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। यानी बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर और इक्वल टू -29। ये बात सबको क्लियर है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर और इक्वल टू -29। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे 29 उसकी वैल्यू तो जान ही चुके हैं, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -29। ग्रेटर और इक्वल टू -29 हो जाएगा ना उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 87। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना था और 87 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए? ये बच्चों उसके बगल में ही एक दो क्वेश्चन और निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ठीक है, 32 जिन बच्चों ने नहीं किया उसका सॉल्यूशन भी देख करके हिंट तो ले ही सकते हैं। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये है 32 क्वेश्चन। तो आप अगर इसको करना चाहें तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिप्स से कर सकते हैं। अब बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34, ये है 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 को हम किस तरह से करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। मैं इसको कट कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखा है इसमें? इसमें लिखा है Z1 Z2 Z3 Z4 lies on mod Z is equal to 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। Z1 Z2 Z3 Z4 lies on mod Z equal to 4 और आपके पास एक रिलेशन गिवन है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या करें बच्चों? कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 ये सब जो है इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया वगैरह गिवन है, तो काफी कुछ गिवन है। तो कैसे करें बच्चों उसको करने के लिए? तो अगर आप लोग को कुछ स्ट्राइक कर रहा तो बिल्कुल बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं। हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल तो बना ही लेते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर एक बात दी गई है कि Z1 Z2 Z3 Z4 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लेने हैं सच दैट उनका सम 0। तो बच्चों ये तो बन गया। एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए। ये पॉइंट मान लो आपका है A, A। ये पॉइंट हो गया -A, A। ये पॉइंट हो गया -A, A।
और ये पॉइंट हो गया a कॉमा माइनस a। बच्चों चेक कर लो, मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से एज्यूम की। अब a प्लस आई ए, a माइनस ए आई, माइनस ए माइनस ए आई, माइनस ए प्लस ए आई। अगर आप इन सब का सम करेंगे तो वो सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसमें लिखा था कि आपको इस तरह से काम करना है कि इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम हो वो 0। और बच्चों चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सम 0 हो गया तो बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, एक तरह से स्क्वायर है। ये क्या बन गया, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी सारी साइड लेंथ क्या है, इक्वल। आप जितनी भी लेंथ निकालेंगे साइड्स की वो सारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो एक तरह का क्या है ये, स्क्वायर। स्क्वायर है ना। तो बच्चों स्क्वायर में आप क्या बता सकते हो कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा? कहोगे सर एरिया अभी निकाल देते हैं। स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम इसके डायगोनल की लेंथ ले लेते हैं, है ना। और सर एक बात बताएं कि Z1, Z2, Z3, Z4 ये लाई किस पे करते हैं, सर्किल पे करते हैं, जिसकी रेडियस क्या है, 4 यूनिट है। तो पहले आप एक काम कर लीजिए सर, आप एक सर्किल बना ही लीजिए जिसकी रेडियस 4 यूनिट है। तो ये इस तरह से बन करके आ जाए। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। ये बच्चों इस तरह से बन गया, यानी ये चारों पॉइंट सर्किल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते समझ गए। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन कुछ आसान हो गया पहले से। डायग्राम थोड़ा सा रफ है लेकिन मैंने उसको सही कर दिया। चलो तो बच्चों आप बता सकते हैं कि ये लेंथ हो गई 4, ये भी लेंथ हो गई 4, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्किल हो गई। तो ये पूरे डायगोनल की लेंथ क्या हो गई, 8 यूनिट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा ये बताओ कि अगर हमें डायगोनल जो होता है अगर हम उसको मान ले वो √2a, ऐसा एज्यूम कर ले, यही तो होता है √2a। तो वो √2a कितना है, 8 हो गया। तो a क्या हो गया, 8/√2। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 8/√2 इंटू 8/√2, यानी कि 64/2 विच इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप चेक कर लो कोई भी एक ऑप्शन है जिसमें 32 है वो है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप इनकी नेमिंग कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी और ये डी, ये मैंने नेमिंग कर दी। इसका नाम है Z1, Z2, Z3, Z4। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरिया। एरिया तो आ रहा है, तो आपका एरिया 32 ही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो तो बिल्कुल ही है, क्योंकि सेमी सर्किल में बना ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है। कह रहा ABCD एक रेक्टेंगल है, तो वो क्या है, तो आप ऐसे सोचिए सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं। तो तुम कहोगे सर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, है ना। तो ये स्क्वायर है क्या, हाँ ये स्क्वायर है, तो उसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये डी पार्ट भी इसका सही हो सकता है। तो मुझे क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस थे, उन तीनों ऑप्शंस मैंने आपको मैच करके बता दिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है, बाकी आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप समझ गए तो अभी हम लोग आगे दोबारा कुछ क्वेश्चंस पे भी कंटिन्यूएशन ले जा रहे हैं। चलिए तो आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये डिस्कशन था एडवांस के क्वेश्चंस का, जो मैंने आपके साथ काफी देर तक किया। इसके अलावा बच्चों भी और कुछ क्वेश्चंस आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, इनको आप अटेम्प्ट करना चाहें तो ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 जेई एडवांस लेवल का है, ये तो इजी ही क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ इतनी स्पेस लूंगा और इतनी स्पेस में ही आपको समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों आपके पास पहली इक्वेशन लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 -7y। तो z की जगह आप x + i y पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 2
प्लस आई वाई, ये हो जाएगा y माइनस 7। कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ, लिख सकते हैं। समझ में आया? ओके, क्लियर है? चलिए, तो बच्चों लेफ्ट वाले जो नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट आप लिखना जानते हैं, होगा tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। समझ में? तो अब आपको ध्यान देना होगा बच्चों, अगर इस तरह से रिलेशन गिवन है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं y माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। समझ में? फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट होगी। इसके अलावा बच्चों आपके पास जरा सेकंड इक्वेशन देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 5 है, तो ये हो गया x प्लस आई वाई, ये बच्चों मैंने लिख दिया। और नीचे क्या है? x प्लस आई वाई, लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। उसी तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है? वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख लें? तो हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। समझ में आई? इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। अब बच्चों क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट लिखना तो जानते हैं ना। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 5 अपॉन x माइनस, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। अब बच्चों इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y which is equal to tan inverse x minus y, ठीक है, tan inverse x minus y अपॉन 1 प्लस xy। तो मैं इसको सही से लिख देता हूं, जस्ट वेट। ये स्टैंडर्ड आप सभी लोग पहले से जानते हैं। अब बच्चों tan इनवर्स को आप उधर ले जाइए, जब tan इनवर्स आप उधर ले जाएंगे तो tan π/2 हो जाएगा। अब y चाहे प्लस π/2 हो चाहे माइनस π/2 है, वो होगा अनडिफाइंड ही, और अनडिफाइंड को हम क्या लिखते हैं? 1/0। तो बच्चों यहां से आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 1 प्लस y माइनस 5 बाई एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब तो आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो आता है बच्चों वो आएगा बी पार्ट। आप इसको क्रॉस चेक करके कंप्लीट कर लीजिए। समझ में आ गया? इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 आपने पहले देखा है? देखा है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि z1, z2, z3, z4 ये रूट्स है एक इक्वेशन के, और आपसे एक वैल्यू पूछी जा रही है, एक एक्सप्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए तो हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों किस तरह से करना है, ये है फुल एंड फाइनल क्वेश्चन अब आपके पास। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है 4 डिग्री की, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है उसके 4 रूट्स है, z1, z2, z3, z4। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू, जरा एक्सपेंड कर दीजिए, r इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2z1 प्लस 1। और बच्चों ये सिंबल मल्टीप्लीकेशन का होता है, तो हो जाएगा 2z2 प्लस 1, 2z3 प्लस 1, 2z4 प्लस 1। ये क्या ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये आपको सोचना है।
अब बच्चों आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन चारों एक्सप्रेशंस में सिमेट्री है, देखो सब एक ही जैसे हैं, तो आप एक ऐसी इक्वेशन जनरेट कर लो जिसके रूट्स 2z1 + 1 2z2 + 1 लाइक दैट, ये इसके रूट्स बन जाए। तो तुम कहोगे सर याद आ गया, वो न्यूटन्स मेथड था, आप किसी भी एक रूट को लेट कर लेते थे, जैसे मैंने y = 2z1 + 1 को लेट कर लिया y, क्योंकि सिमेट्री है ना। अब यहां से आप z1 की वैल्यू निकालते हैं, तो z1 की वैल्यू आएगी y - 1/2। अब आप कहेंगे z1 उस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। अब z1 को हम इसमें जैसे ही बच्चों सेटिस्फाई करें तो ये बनेगी इक्वेशन y - 1/2 की होल पावर 4 y - 1/2 की होल पावर 3 + 2 = 0। अब बच्चों आप क्या कहोगे पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 2z1 + 1, ऐसे करते करते आखिरी रूट होगा 2z4 + 1, ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ये भी 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो आप इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, तो आप कहोगे क्या पूरा 4 डिग्री के 5 टर्म लिखेंगे क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा करके, बड़ी सी इक्वेशन बनाए। हमने कहा नहीं बेटा, हमें सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट से लेना देना। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से लेना देना है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ टारगेट करो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कांस्टेंट टर्म आता है और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट आता है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लो सही से, तो ये हो जाएगा y - 1 की होल पावर 4 2 टाइम्स y - 1 होल पावर 3 + 2 की पावर 5 = 0। तो हमें इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो बता सकते हैं क्या होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो होगा -1 की पावर 4 क्योंकि 4 है। उसके अलावा बच्चों हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए होगा, तो कांस्टेंट टर्म तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 32 है, क्या इनको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आखिरी और आखिरी टर्म आपको समझ में आ रहा है, यानी जिसमें y नहीं होगा, तो तुम कहोगे यस सर, इसका एक्सपेंशन का जो आखिरी टर्म होगा वो होगा NCN, यानी कि 3C3, याद आ रहा, -1 की पावर n, तो 3C3 हो गया 1 और -1 की पावर 3 वो हो गया -1, और बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा -2, यानी यहां से कांस्टेंट टर्म क्या आएगा -2। उसी तरह से बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इसका आखिरी टर्म हो गया 4C4 -1 की पावर 4, यानी इसका आखिरी टर्म होगा +1। तो बच्चों -2 और +1 कितना हुआ, -2 + 1 कितना हुआ -1, तो 2 की पावर 5 हो गया 32, और 32 -1 कितना हुआ 31, यानी कि कांस्टेंट टर्म होगा 31 और हाईएस्ट डिग्री होगी y की पावर 4, उसका कोफिशिएंट होगा 1, तो इसका आंसर आपने डायरेक्टली 31 लिख दिया। अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली सिखा दिया। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो उस क्वेश्चन को भी करने का तरीका लॉजिक यही था। उसपे आपके पास क्वेश्चन था जैसे x - 1 = x - 2 × x - 3, ऐसे करके मैंने x - 50 तक लिख दिया, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि उसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 50 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसको भी बिना सॉल्व किए यही लॉजिक लगाते हैं धीरे धीरे। चलिए फिलहाल अभी आपका तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया, और मैंने डायरेक्टली बता दिया कि आप कांस्टेंट नंबर किस तरह से निकालो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। चलिए ओके, तो हम लोग आगे बच्चों कंटिन्यू करते हैं, और बच्चों मेंस के एक्सरसाइज के ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको शेयर कर दिए और डिस्कस भी कर दिए,